हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल ये जीवन है। और इस चैनल पर लेकर आती हूँ आपके लिए आपके ही जीवन से जुड़ी हुई कहानियाँ। तो चलिए फिर आज भी एक ऐसी कहानी आपको सुनाने वाली हूँ। तो जो लोग पहली बार चैनल पर जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मैं मजबूर होकर मर्द का भेष बदलकर ड्राइवर की नौकरी करने लगी। मेरे मालिक बहुत अच्छे स्वभाव के थे। अक्सर रास्ते में मुझसे बहुत सारी बातें किया करते थे। एक दिन उन्होंने बातों ही बातों में मुझे बताया कि वह एक लड़की से प्यार करते हैं। मैंने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। आप इतने जवान और खूबसूरत और अमीर हैं, आपसे तो कोई भी लड़की शादी करने को तैयार हो जाएगी। और जैसे ही उन्होंने मुझे उस लड़की की तस्वीर दिखाई, तस्वीर देखते ही मैं बेहोश हो गई। मेरा नाम शिवानी है। मेरे पापा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और मैं अच्छे खाते पीते परिवार से थी। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। मुझे पढ़ने लिखने का शौक़ नहीं था, इसलिए 12वीं के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी। मेरे पिताजी 2 भाई और उनकी एक बहन थी। शुरू से ही हमारे परिवार में प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा हुआ करता था। पापा सारा दिन अदालतों के धक्के खाते थे क्योंकि मेरे चाचा और मेरे बड़े पापा दोनों हमारे हिस्से की प्रॉपर्टी हड़पना चाहते थे। और इसी तरह कुछ वक्त बीत गया। मेरी एक सहेली थी कविता, और कुछ ही दिनों में उसकी शादी थी। कविता के घर वाले बहुत अमीर थे। कविता ने स्पेशल मुझे अपने हर फंक्शन में बुलाया था। मैं उसकी मेहंदी की फंक्शन से घर लौट रही थी। तभी अचानक एक गाड़ी आकर मेरे पास रुकी और किसी ने मेरे मुंह पर कपड़ा रखा और मैं बेहोश हो गई। मेरी आंख खुली तो अपने आप को एक तहखाने में पाया जहाँ पहले से ही कुछ लड़कियाँ मौजूद थीं। यह एक बड़ा सा कमरा था जिसे मुझे समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी कि यह एक तरीके का जेल था। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी थे और कुछ जवान लड़कियाँ भी थीं। इन लड़कियों को क्लब्स में डांस के लिए भेजा जाता था और कुछ को कोठों पे भेज दिया जाता था। पुलिस को सब चीज़ की खबर थी। इसी भीड़ में एक लड़का था जो मुझे बड़ी देर से घूर घूर कर देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। उसे देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। वह मुझे घूरता ही जा रहा था। मैं बहुत डर गई थी। मैंने अपने साथ बैठी लड़की का हाथ पकड़ लिया और उससे कहने लगी, हम यहाँ से किस तरह जल्दी से निकल सकते हैं। मुझे अपने साथ साथ अपने माँ बाप की भी फिक्र हो रही थी। मेरे बिना तो उनका रो रो कर बुरा हाल हुआ होगा। सभी लड़कियाँ रो रही थी और बच्चे भी बेहताशा रोए जा रहे थे। मैं एक बच्चे के पास बैठी। वह बच्चा मुझे बहुत ही प्यारा लगा। मुझे उस बच्चे पर बहुत तरस आया। उसे देखकर लग रहा था कि वह गुस्से से ज़मीन को घूर रहा है और सोच रहा है कि जैसे तैसे मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता मिल जाए। मैंने प्यार से उस बच्चे के सर पर हाथ फेरा और कहा, तुम इन लोगों के हाथ कहाँ से आ गए। मेरे सवाल करते ही बच्चा रोने लगा। तभी कुछ लोग वहाँ पर आए और सभी को भीड़ बकरियों की तरह मारने पीटने लगे और मारते हुए कह रहे थे कि चलो तुम लोगों को कहीं और जाना है। यहाँ पर तकरीबन 100 लोग थे और इन 100 लोगों को कहीं और शिफ्ट होना था। यहाँ बहुत अंधेरा था। सूरज की रोशनी को आए शायद यहाँ कई दिन बीत चुके थे। कब रात होती थी, कब दिन होता था, पता ही नहीं चलता था। यह लोग ड्रग सप्लाईज का भी काम किया करते थे। मैं देखकर बहुत घबरा गई थी कि अब शायद ये लोग मुझसे भी यही काम करवाएंगे। मुझे किसी कोठे पर या मुझे किसी क्लब में ना भेज दें। अक्सर हम जिन चीज़ों से डरते हैं हमारे साथ वही होता है। अब यह लोग यहाँ मौजूद सभी लोगों को नशे के आदी कर रहे थे। एक दिन मुझे भी एक दूसरे कमरे में ले जाया गया। यहाँ पर मौजूद एक लड़के ने मुझे एक इंजेक्शन दिया। अब तो यह हर रोज़ होता था और कब मैं इस नशे की आदी हो गई मुझे पता ही नहीं चला। और जो लड़का मुझे इंजेक्शन देता था, धीरे धीरे मेरी उससे दोस्ती हो गई। उसका चेहरा हमेशा मास्क से ढका रहता, बस आंखें ही नजर आया करती थी। मैं उससे ढेरों बातें किया करती थी और अपनी पिछली सारी ज़िंदगी उसके साथ शेयर किया करती थी और खूब रोती। यह हादसा होने के बाद मेरे माँ बाप तो जीते जी मर चुके होंगे। पता नहीं लोगों ने मेरे माँ बाप को क्या क्या सुनाया होगा। इस लड़के का नाम अभय था। वह मुझे कहा करता था कि मैं एक न एक दिन तुम्हें यहाँ से निकलवा दूंगा, लेकिन इससे पहले ही किसी ने उस लड़के को पुलिस के हवाले कर दिया। कहते हैं खराब वक्त गुजर ही जाता है, लेकिन जिस पर गुजरी हो उसे ही पता चलता है वक्त कैसे गुजरा। जो इंसान हम पर निगरानी रखा करता था, एक दिन उसे चक्कर आ गया और वह बेहोश होकर गिर गया। हम सब ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और वहाँ से निकलकर भाग गए। ऐसा लग रहा था जैसे सालों की कैद से आज हम आज़ाद हुए हैं। अपनी जान सबको प्यारी होती है। मैं अपनी जान बचाते हुए बेहताशा भाग रही थी और फिर अचानक मैं इतनी ज़ोर से ज़मीन पर गिरी थी कि मेरा बाजू टूट गया था। लेकिन इस वक्त तकलीफ़ से ज़्यादा यही सोचती थी कि कुछ भी करके यहाँ से भागना है, नहीं तो सारी ज़िंदगी
उनकी कैद में रह जाऊंगी। मैं भागते भागते ना जाने कब जंगल की तरफ निकल गई। जंगल से थोड़ी दूर निकलते ही मुझे एक सड़क दिखाई दी। रात काफ़ी हो चुकी थी। सड़क पर आती जाती गाड़ियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन रात के वक्त कोई भी लिफ्ट देने के लिए तैयार नहीं था। मैंने पैदल ही वहाँ से चलना शुरू किया। 2 दिन तक मैं इसी तरह भटकती रही। अब मेरे अंदर जान नहीं थी। मैं भूख से तड़फ रही थी और ऊपर से नशे की लत, नशे की आदत की वजह से मेरा चलना मुश्किल हो गया था। कुछ दूर भागने के बाद मैं वहीं गिरकर बेहोश हो गई। जब आँख खुली तो हॉस्पिटल में थी। मैंने देखा मेरे पास एक डॉक्टर और 2 पुलिस वाले खड़े थे। मेरे होश में आते ही पुलिस वालों ने मुझसे पूछताछ करनी शुरू कर दी। मैं डर गई थी कि कहीं जिस मुसीबत से निकली हूँ दोबारा उसी मुसीबत में ना फंस जाऊँ, इसलिए कुछ न बताना ही बेहतर समझा। मेरा एड्रेस पूछकर मेरी माँ को बुला लिया गया। मेरी माँ मेरे सामने खड़ी थी। मुझे देखते ही वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। मुझे पता चला कि माँ ने 6 महीने से किसी से कोई बात नहीं की है। लोगों ने मेरे माँ बाप को ताने मारना शुरू कर दिया था कि तुम्हारी बेटी तो बदचलन थी, इसलिए घर से भाग गई। मेरे पिता ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाए और एक दिन ये दुनिया छोड़कर चले गए। मेरी माँ बेटी और पति के गम से दिमागी तौर से बीमार हो गई थी और आज जब मुझे अचानक से देखा तो वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। 2 दिन अस्पताल में रहने के बाद जब मैं घर आई तो पता चला यहाँ के लोगों ने मेरे माँ बाप को कितना परेशान किया था। हमारे पड़ोसियों ने माँ को ताने देना शुरू कर दिए। कहने लगी घर से भाग गई थी, पर किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि मेरे साथ हुआ क्या। जितने मुंह थे उतनी बातें थी। हर किसी का अलग अलग नज़रिया था। कोई कुछ कह रहा था तो कोई कुछ कह रहा था। हमारे समाज का काम ही यही है, सब अपनी नज़र अपनी सोच के मुताबिक दूसरों पर बातें करना शुरू कर देते हैं। मेरे घर आते ही आस पड़ोस के लोग मेरे घर पर इकट्ठा हो गए और मुझसे सवालों की बारिश होने लगी। वह लड़का कौन है जिसके साथ तुम भागी थी? तुमने एक बार भी अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचा? तुम्हारी वजह से तुम्हारा बाप दुनिया से चला गया। मैं अपनी सफाई में क्या कहती? लोगों के चिल्लाने की आवाज़ में शायद मेरी आवाज़ उन लोगों तक नहीं सुनाई दे रही थी। किसी ने मेरी एक न सुनी, इसलिए मैं चुप हो गई। लोगों ने मेरी माँ से कहा कि अगर तुम अपनी इस बदचलन बेटी को घर में रखोगी तो तुम्हें समाज से बाहर निकाल दिया जाएगा। मेरी माँ ने इन सबों की बातें सुनी तो उन्होंने किसी से भी कुछ कहना उचित नहीं समझा, क्योंकि उन्हें पता था कि हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए उन्होंने इस वक्त मेरा हाथ पकड़ा और गांव छोड़कर शहर चली आई। शहर में मेरी माँ की एक पुरानी सहेली रहा करती थी। रात के 10 बजे हम उनके घर पहुँचे। अचानक हमें अपने घर पर देखकर मेरी माँ की सहेली शांति आंटी घबरा गई। उन्होंने हमें घर के अंदर आने को कहा और एक कमरे में बिठाया। अभी हम सब बातें ही कर रहे थे, तभी मैंने देखा उनका एक बेटा है जो पागल था, जो हमारे पास आया और मुझसे कहने लगा कि तुम मेरे साथ चलो और खेलो। उसका नाम सचिन था और उसकी उम्र लगभग 23 साल की थी, लेकिन वह बच्चों की तरह बिहेव करता। उसकी जिद की वजह से माँ ने मुझसे कहा कि उसकी बात मान लो, नहीं तो हमें परेशान कर देगा। आंटी ने बताया कि उनका बेटा बहुत ही काबिल पढ़ा लिखा इंसान था, अपने कॉलेज का बेस्ट प्लेयर था। एक बार मंच पर खेलते समय किसी खिलाड़ी ने उसके सर पर भारी चीज़ मार दी और वह बेहोश होकर गिर गया और पूरे 1 महीने अस्पताल में रहा। उसकी इस हालत में सुधार तो हुआ, लेकिन इसके दिमाग का एक हिस्सा खराब हो गया, जिसकी वजह से ये बच्चों की तरह बिहेव करता है। हम माँ बेटी आंटी के घर रहने लगे। सचिन सारा दिन अपने कमरे में पड़ा रहता या अपनी माँ से जिद करके अपनी बात मनवाता। सचिन से मेरी काफ़ी हद तक दोस्ती हो गई थी। वह मुझे ढेर सारी बातें करता। धीरे धीरे करके हमारा वक्त अच्छा गुजरने लगा। शांति आंटी ने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया था। उन्होंने बुरे वक्त में हमारा साथ दिया था, हमारे लिए काफ़ी था। अब मेरी माँ ने अपनी सहेली के साथ सिलाई का काम करना शुरू कर दिया और मैं घर के सारे काम कर दिया करती थी। सचिन के पिता नहीं थे। एक दिन अचानक शांति आंटी ने माँ से एक अजीब सी फरमाइश रख दी। वह चाहती थी कि मेरी शादी सचिन से हो जाए। माँ को यह बात सुनने में बड़ा ही धक्का लगा। उन्होंने शांति आंटी से कहा कि तूने हमें घर में पनाह दी है, लेकिन इसके लिए इतनी बड़ी कीमत ना मांग। लेकिन आंटी ने कहा कि अगर तुम अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करोगी तभी तुम यहाँ रह सकती हो, नहीं तो तुम अपना कहीं बंदोबस्त अलग कर लो। उनकी बात सुनकर मुझे बड़ी हैरानी हुई कि कोई भी बिना मतलब के किसी की मदद नहीं करता है। मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारी शादी सचिन से नहीं होने दूंगी, क्योंकि वह पागल है। हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। लेकिन पता नहीं क्यों सचिन के साथ रहते रहते मुझे उससे लगाव हो गया था। वह चाहे जैसा भी था मुझे अच्छा लगता था। मैंने माँ को समझाते हुए कहा, माँ हम यहाँ से निकले तो हम मारे मारे फिरेंगे,
हमारा कोई ठिकाना नहीं होगा, इसलिए यही बेहतर होगा कि हम आंटी की बात मान लें। माँ रोती रही कि मेरी बेटी कैसा नसीब लेकर आई है। हम दोनों माँ बेटी एक दूसरे से लिपट कर रोते रहे। और कुछ दिन बाद मेरी शादी सचिन से हो गई। शादी पर मेरी माँ बहुत रोई थी, पर मैं क्या कर सकती थी। हमारी मजबूरी ने हमें यह सब करने पर मजबूर किया था। मेरे दिन कुछ इसी तरह गुजरने लगे। सचिन मुझे अपना दोस्त मानता था, पर पत्नी का क्या मतलब होता है उसे बिल्कुल भी नहीं पता था। एक दिन एक मांगने वाली मेरे दरवाजे पर आई और कहने लगी, मुझे पेट भर खाना खिला, तेरी हर मनोकामना पूरी होगी। उसकी बात पर मैं हंसी थी कि मेरे नसीब में तो मेरा पागल पति है, इससे बड़ा दुख मेरी ज़िंदगी में और क्या हो सकता है। मैंने उसको खाना पीना खिलाया तो उसने कहा कि जा बेटी, तेरा पति तुझसे बेइंतहा प्यार करेगा। उसकी बातें सुनकर मैं हैरान थी कि भला मेरा पागल पति मुझसे क्या प्यार कर सकता है। लेकिन कहते हैं कि दुआएं किस्मत बदल देती हैं। मेरी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा ही होने लगा। कुछ दिन बाद मैंने महसूस किया कि सचिन के हालात में दिन प्रतिदिन सुधार होने लगा है। सचिन की सुधरती हालत देखकर हमने उसका इलाज दोबारा से शुरू करवाया। इस बार डॉक्टर को भी पूरी उम्मीद थी कि सचिन जल्दी ठीक हो जाएगा। मेरा पूरा पूरा दिन सचिन की देखभाल में निकल जाता, लेकिन मेरी मेहनत रंग लाई और उसकी हालत में सुधार होने लगा। वह पहले से बेहतर हो गया था। लेकिन सचिन के ठीक होते ही पता नहीं मेरी सास को क्या हो गया कि वह मुझसे नफरत करने लगी, मेरे पति को भड़काने लगी। इन बुरे हालातों में भी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया और मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मेरी माँ की इलाज में मेरे ससुराल वालों ने साथ नहीं दिया और मेरी माँ भी चल बसी। अब मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। मेरी माँ के मरते ही मेरी सास का यानी आंटी का व्यवहार बहुत ही बुरा हो चुका था। वह सचिन को मेरे खिलाफ भड़काती। अब सचिन इतना ठीक हो गया था कि उसे माँ की बातें समझ आती थी। वह उसके हाथ की कठपुतली बनकर रह गया था। मेरे पास रहने का तो ठिकाना था, लेकिन मेरा कोई अपना नहीं था। मेरा और सचिन का रिश्ता एक अजीब सा ही रिश्ता था। हम साथ में रहते ज़रूर थे, लेकिन वह पूरी तरह अपनी माँ के इशारों पर चला करता था। इस तरह दिन गुजरते गए और एक दिन अचानक मेरी किस्मत में फिर से एक नया मोड़ लिया। मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मुझे माँ बनने की थोड़ी सी भी खुशी नहीं थी। मुझे डर सता रहा था कि सचिन जब एक अच्छा पति नहीं बन सकता तो एक अच्छा बाप कैसे बनेगा। इसलिए मैं इस बच्चे को दुनिया में नहीं लाना चाहती थी। मैंने पड़ोस में रहने वाली एक औरत से चुपचाप अपने अबॉर्शन के लिए बात की, लेकिन जब हम अस्पताल पहुँचे तो वहाँ पता चला कि मेरा अबॉर्शन नहीं हो सकता है। डॉक्टर ने बताया कि मेरी जान के लिए खतरा हो सकता है। मैं मायूस होकर घर लौट आई। मेरे अगले 9 महीने ऐसे गुजरे जैसे 9 साल थे और 9 महीने बाद मेरे 2 जुड़वा बच्चे हुए। उसमें एक बेटा और एक बेटी थी। बच्चों का चेहरा देखते ही मेरा दिल तड़प उठा और मैंने अपने सीने से लगा लिया। लेकिन एक बात अच्छी थी, मेरी सास और पति का रवैया बच्चों के साथ अच्छा था और मेरे लिए काफ़ी था कि कम से कम वे बच्चों को तो प्यार करते हैं। दिन गुजरने लगे। जब मेरे बच्चे मुझे माँ कहकर बुलाते थे तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। एक दिन किसी काम से मेरी सास और सचिन बाहर गए हुए थे। तभी अचानक से मुझे फ़ोन आता है और मेरी ज़िंदगी फिर से तबाह हो जाती है। मेरी सास और मेरे पति एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। मेरी किस्मत ने एक बार फिर से मुझे चकनाचूर कर दिया। सचिन का और मेरी सास का जैसा भी रवैया था मेरे साथ, लेकिन मेरे बच्चों के लिए वह एक सहारा थे। मुझे पूरी पूरी रात नींद नहीं आया करती थी। अब हमारा गुजारा थोड़ा मुश्किल हो गया था। जो जमा पूंजी थी वह भी ख़त्म हो चली थी। खाने के लाने पड़ गए लग गए थे। एक माँ खुद भूखी रह सकती है, लेकिन अपने बच्चों को कहाँ तक भूखा रख सकती है। मैंने अपने बच्चों का पेट भरने के लिए घरों में काम करना शुरू कर दिया, लेकिन एक औरत का बाहर काम करना इस समाज में शायद अच्छा नहीं समझा जाता। उसे इज्जत से नहीं देखा जाता। जिन लोगों के घरों में मैं काम करती, वहाँ के मर्द मुझे हमेशा ही बुरी नज़र से देखा करते थे, जैसे कि मुझे खा ही जाएंगे। एक दिन मैंने एक मालिक के घर में एक अखबार में इश्तहार देखा जिसमें किसी को ड्राइवर की ज़रूरत थी। मुझे गाड़ी चलाना आता था। जब मैं किडनैप हुई थी तो वहाँ हमें गाड़ी चलाने की ट्रेनिंग दी गई थी ताकि हमें कभी भागना पड़े तो पुलिस के डर से तो हम भाग सकें। लेकिन परेशानी यह थी कि वहाँ मर्द ड्राइवर की ज़रूरत थी। मैंने अपना थोड़ा सा दिमाग लगाया और सोचा क्यों ना मैं मर्द बनकर उस नौकरी के लिए जाऊँ, और मैंने ऐसा ही किया। मैंने मर्द की पोशाक पहनकर अपना हुलिया वैसे ही बना लिया जैसे एक मर्द का होता है, और मेरी किस्मत ने मेरा साथ दिया और मुझे वह नौकरी मिल गई। मैं उसकी गाड़ी चलाने लगी। वह साहब बहुत अच्छे थे। वह रास्ते में मुझसे बातें किया करते थे, अपनी सारी बातें शेयर किया करते थे। धीरे धीरे हम दोनों की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। समय अच्छा गुजर रहा था। एक दिन बातों ही बातों में मैंने अपने मालिक से पूछ ही लिया कि आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की,
आप देखने में खूबसूरत हैं, जवान हैं और अमीर भी हैं। आपसे तो कोई भी लड़की शादी कर लेगी। उन्होंने मुझे बताया कि मुझे एक लड़की से प्यार हुआ था, लेकिन न जाने वह कहाँ खो गई है। वह किस्मत की मारी लड़की थी। न जाने वह कहाँ होगी और किस हाल में होगी। मैं उसकी तस्वीर तुम्हें कल दिखाऊंगा। मैं उस तस्वीर को देखने के लिए बहुत बेताब थी, क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि कोई इंसान कैसे किसी लड़की को 7 साल से लगातार प्यार करता आ रहा है, वह भी उससे बिना मिले। मैं उस लड़की की किस्मत को जानना चाहती थी, जिसकी वजह से उन्होंने अभी तक शादी नहीं की। अगले दिन मैंने बच्चों को सुबह स्कूल छोड़ा और जल्दी तैयार होकर साहब को लेने के लिए उनके घर पहुंच गई। और साहब की गाड़ी में बैठते ही मैंने तुरंत उनसे सवाल किया कि फ़ोटो लाए हैं, मुझे भी दिखाइए कि कौन सी खुशनसीब लड़की है जिसे आप अभी तक प्यार करते हैं और ढूंढ रहे हैं। और फिर जैसे ही मैंने ये तस्वीर देखी, मेरे तो होश ही गायब हो गए। वह तस्वीर किसी और की नहीं, खुद मेरी अपनी थी। और यह उस टाइम की तस्वीर थी जब मुझे अगवा किया गया था। ना जाने तस्वीर कैसे और कहाँ ली गई, मैं नहीं जानती थी। घबराहट में अचानक से मेरे पैर से ब्रेक दब गया और गाड़ी रुक गई। साहब कहने लगे, गाड़ी आराम से चलाओ, क्या हुआ? उसे क्या पता था कि मैं किसी और ध्यान में हूँ। उसने मुझे बताना शुरू किया कि मैं बहुत पहले एक गैंग में था और एक क्रिमिनल था। इसी दौरान एक चेहरे से मुझे बहुत प्यार हो गया था। मैंने उसी दिन सोच लिया कि मैं इस दलदल से बाहर निकलूँगा और उस मासूम लड़की को भी यहाँ से निकालूंगा। उसने मुझे बताया कि वह वहाँ गैंग में रहकर लोगों को नशे का आदी बनाया करता था। इसी दौरान मुझे एक लड़की से मोहब्बत हो गई थी और मैंने तभी फैसला किया था कि मैं यह काम छोड़ दूंगा। मैंने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया और उनका गवाह बन गया। लेकिन मैं वापस लौटकर जब उस जगह पर गया तो वहाँ से सब लोग फरार हो चुके थे। वह लड़की भी वहाँ से गायब थी। मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की। तभी मुझे अचानक से याद आया कि उसने मुझे एक दिन अपना एड्रेस दिया था। मैं पूछता पूछता वहाँ पहुँचा तो मुझे पता चला कि उस लड़की के गम में उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है और उन दोनों माँ बेटी को गांव वालों ने बेदखल कर दिया है और वह दोनों माँ बेटी गांव छोड़कर जा चुके हैं। मैंने पढ़ाई बहुत अच्छी की हुई थी, लेकिन मैं गलत संगत में पढ़कर क्रिमिनल बन गया था। उसकी बातें सुनते सुनते मैं रोने लगी। मैंने उन्हें अपनी सारी सच्चाई बता दी, अपना हुलिया बदल दिया। वह मुझे देखकर चौंक पड़ा और मैंने उसे सारी सच्चाई बता दी कि मेरे साथ साथ क्या क्या हुआ। उसने मुझे अपने गले से लगा लिया। उसने कहा कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलूँगा, मैं तुम्हारे बच्चों को भी अपनाऊँगा। जब मैं तुम्हें ढूंढने में नाकाम रहा तो मैंने बहुत कोशिश करके एक अच्छी नौकरी पाई और आज मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा पैसा कमा रहा हूँ। लेकिन मैंने तुम्हें पाने की उम्मीद नहीं छोड़ी थी। और देखो, कहते हैं ना प्यार सच्चा होता है। और आज तुम मेरे सामने बैठी हो और कुछ दिन बाद अभय ने मेरे साथ शादी कर ली। अब मैं ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। जितने दुख मैंने अपनी ज़िंदगी में देखे थे, उतनी ही खुशियाँ अभय ने मेरी ज़िंदगी में भर दी हैं। मेरे बच्चों को उनका भविष्य मिल गया है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और चैनल पर पहली बार आएँ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।